हेलो प्यारे बच्चों। हम बेटा आपकी क्लास 11 की जो केमिस्ट्री फर्स्ट है ना, उसके फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हमने 26 क्वेश्चन नंबर तक के कर लिए थे। अब 27 से शुरू करते हैं, 27 से लेके और 36 तक, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इस वीडियो का, निम्नलिखित को मूल मात्रकों में परिवर्तित कीजिए, है ना। अब देखो ये फर्स्ट है 28.7 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर किसका मात्रक होता है? ये दूरी का मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक होता है, ठीक है ना। तो और इसका बेस मात्रक क्या है? मूल मात्रक मीटर। तो हमको पता है कि 1 मीटर और पिकोमीटर में क्या संबंध होता है, उसके आधार पर निकालेंगे। तो फर्स्ट है 28.7 पिकोमीटर, ठीक है ना। तो अब इस पिकोमीटर में और को से हमके किधर की तरफ चलना है? मीटर की तरफ चलना है। अब हमें पता है कि 1 मीटर जो है ना, 1 मीटर में 10 की घात 12 पिकोमीटर होते हैं, है ना। तो देखो नीचे पिकोमीटर आना चाहिए, क्योंकि तभी तो पिकोमीटर से पिकोमीटर क्या होगा? कटेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है? देखो 1 मीटर बटे इसको नीचे ले आया मैं, 10 की घात 12 पिकोमीटर बराबर 1 हो गया कि नहीं हो गया? तो 1 से गुणा कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ को। तो ये 1 मीटर और नीचे क्या आ गया? 10 की घात 12 पिकोमीटर। तो देखो पिकोमीटर से पिकोमीटर कट गया, है ना। तो अब ये क्या आ गया? 28.7 इंटू 10 की घात प्लस 12 ऊपर जाके किसका हो गया? माइनस की 12 मीटर। इसको वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखेंगे? एक अंक और ले आएंगे राइट साइड में, है ना, लेफ्ट साइड में। तो 2.87 इंटू 10 की घात गुणा 10 हो जाएगा ना इसमें, 2.87 गुणा 10 की घात माइनस 12। तो ये 10 की घात माइनस 11 रह जाएगा मीटर। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखें, वापस वही 15.15 पिकोमीटर, है ना। तो 15.15 पिकोमीटर, सेम वही 1 मीटर बटे 10 की घात 12 पिकोमीटर से गुणा कर देंगे। पिकोमीटर से पिकोमीटर कट गया, तो क्या आ गया? 15.15 इंटू 10 की घात माइनस 12 मीटर। और इसको लिख सकते हैं 1.515 इंटू 10 की घात माइनस 11 मीटर, ठीक है। फिर थर्ड देखें अपन, थर्ड क्या है अपना? 25,365 मिलीग्राम, है ना। अब देखो नीचे मिलीग्राम आना चाहिए, है ना। तो अब देखें हम ग्राम और मिलीग्राम में, और ये बेस मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है इसका। तो हमको मिलीग्राम से किलोग्राम की तरफ पढ़ना है। तो पहले ग्राम और मिलीग्राम में संबंध देखेंगे हम, है ना। तो 1 ग्राम के अंदर 10 की घात 3 मिलीग्राम होते हैं कि नहीं होते, है ना। 1 ग्राम में कितने होते हैं? 10 की घात, इधर से ये कट गया ना, 1 आ गया। ऐसे ही अब देखो यहाँ मिलीग्राम से मिलीग्राम कट गया। अब नीचे ग्राम आना चाहिए और ऊपर किलोग्राम आना चाहिए, क्योंकि मिलीग्राम से किलोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10 की घात 3 क्या होते हैं? ग्राम्स होते हैं, है ना। तो अब देखो ग्राम से ग्राम कट गया, तो ये क्या आ गया? 25,365 गुणा 10 की घात 3 और 10 की घात 3, 10 की घात 6 हो गया। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 की घात माइनस 6 किलोग्राम्स। और इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? यहाँ कर देंगे 2.5365 इंटू 10 की घात 4 हो जाएगा ना। यहाँ देखो 4 दशमलव खिसकाया है हमने, 10 की घात माइनस 6 kg। तो ये हो गया 2.5365 इंटू 10⁻⁻² kg। तो इस तरह से हमने इन तीनों को बेस मात्रक के रूप में परिवर्तित कर दिया, है ना। अब इसका अगला क्वेश्चन देखें, 1.28। बहुत आसान प्रश्न है और समझ अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी, है ना। तो देखो इसको मोल कॉन्सेप्ट के आधार पर करेंगे हम, कि 1 ग्राम ऑफ Au, है ना, जो चांदी होती है, ठीक है ना। अब चांदी का हम देखेंगे जो है ना, वो इसका परमाणु भार कितना होता है। देखो एक टेबल दे रखी है ना आपकी बुक में, Au, है ना, चांदी की। मैं भी दिखाता हूँ आपको। यस, ये देखो ये टेबल में है, आपकी बुक की टेबल है, ये पीछे है। इसमें औरम, है ना, या अर्जेंटम के नाम से होगा, ठीक है ना। चांदी का देखिए आप, इसमें अर्जेंटम कहाँ है? ये रहा, देखो, एक्टिनियम, एल्यूमिनियम।
ढूंढो बच्चों, ढूंढो 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 चांदी। अच्छा ए यू है या ए जी है? ए जी है यार, हाँ ए जी है ये है। नहीं नहीं सॉरी, ए यू है। ए यू तो गोल्ड होता है। ए यू क्या होता है बेटा? गोल्ड होता है। मैं चांदी देख रहा हूँ इसको, है ना, सॉरी, है ना। देखो गोल्ड, गोल्ड कहाँ है? ये रहा ये रहा गोल्ड, है ना। गोल्ड का कितना है? 196.97 तो इसका परमाणु भार है, और इसका परमाणु ये कितना है? 79 इसका एटॉमिक ये परमाणु क्रमांक है, और इसका भार कितना है? 196.97, ठीक है ना, 196.97। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया? 196.97 ग्राम अगर लेंगे हम, तो 1 मोल हो गया कि नहीं हो गया इसका? क्या हो गया इसका? 1 मोल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम में कितने हो गए? एक मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। तो 1 ग्राम में हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 में किसका भाग लग गया? 196 का भाग लग गया, है ना। ये फर्स्ट के लिए है। सेकंड सोडियम, सोडियम का कितना होता है? 23 होता है ना। 23G का वही कितना हो गया? 1 मोल, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 ग्राम सोडियम का कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 बटे 23, ठीक है। फिर थर्ड, देखो ये भाग देने वाली ऊपर वाली संख्या सेम है सब में। ये भाग देने वाली संख्या जिसकी सबसे कम होगी उसमें परमाणु की संख्या क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। थर्ड देखो लिथियम का कितना होता है? 3, है ना। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है लिथियम का, है ना। और लिथियम का परमाणु भार जो है, मैं अभी देख के बताता हूँ आपको। लिथियम का है 6.94। लिथियम का कितना है? 6.94। तो ये 6.94 ग्राम में वही 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 ग्राम में कितना हो गया, है ना, ठीक है ना। 1 ग्राम हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 में किसका भाग लग गया? 6.94 का भाग लग गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद में क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन का 35.5 होता है ना। और ये क्या है? क्लोरीन का अणु है। तो 35.5 गुणा 2 कर देंगे, तो 2 गुणा 35.5, तो ये कितना हो गया? 71 ग्राम हो गया। तो 71 ग्राम का कितना हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 ग्राम कितना हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23 में 71 का। तो अब आप देखो कि जिसमें भाग देने वाली संख्या सबसे कम होगी, है ना, वो सबसे ज़्यादा होगी। देखो इसमें 196 है, इसमें भाग देने वाली 23 है, इसमें भाग देने वाली 6.94 और इसमें 71। तो सबसे कम किस में है? लिथियम में है। तो सबसे ज़्यादा 1 ग्राम लिथियम में सबसे ज़्यादा परमाणु होंगे। तो क्या सही है? थर्ड, इसमें ये सही है, ठीक है बच्चों। अब अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इथेनॉल के एक जलीय विलयन में, है ना, इथेनॉल क्या होता है आपको पता ही है, C2H5OH, है ना, ये इसको इथेनॉल बोलते हैं। इसकी मोलरता ज्ञात करनी है, जिसमें एथेनॉल के मोल फ्रैक्शन हमको दे रखे हैं, है ना। मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा है? 0.040, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन का हमको पता है। मोल फ्रैक्शन का क्या सूत्र होता है? मोल फ्रैक्शन का होता है, माना ए और बी एक सॉल्यूशन में घुले हुए हैं, ठीक है ना, ए और बी का मिला के है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर हम लें तो वो होता है Na/Na+NB, ठीक है ना। तो अब हमको यहाँ ये दे रखा है 0.040 दे रखा है, ठीक है ना। अब ए को मैं इथेनॉल मान लेता हूँ। ए को क्या मान लिया मैंने? इथेनॉल मान लिया। और ये किस में घुला हुआ है? जल में। और जल का घनत्व हमको दे रखा है 1 दे रखा है। और बी क्या हो गया? जल हो गया, है ना। तो Na तो क्या है? ए तो इथेनॉल है और बी क्या है? जल है, ठीक है ना। तो N इथेनॉल बटे N इथेनॉल प्लस NB क्या है? वाटर, ठीक है ना, NB। अच्छा अब इसमें देखें अपन कि 1 लीटर में कितने वाटर के क्या हैं? मोल्स होंगे, है ना। तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो ये तो हमको निकालना है। अगर 1 लीटर में मेथेनॉल इसके इथेनॉल के कितने मोल होंगे,
ठीक है ना, ये इससे निकल जाएगा। अब हमको n वाटर का, अब इसका घनत्व दे रखा है 1, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर में 1 किलोग्राम द्रव्यमान हो गया, है ना, घनत्व 1 दे रखा है, इसका मतलब 1 लीटर में कितना हो गया इसका द्रव्यमान, 1 किलोग्राम हो गया। तो अब इसके मोल्स निकाल लिए, है ना, मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, और इसमें इसके मोलर मास का भाग दे दो, पानी का कितना होता है H2O का 2 और 16 18, है ना, 18 का भाग जब दे दोगे तो 1000 में जब आप 18 का भाग दोगे तो कितना जाएगा 500/9 आ गया, कितना आ गया 500/9 मोल्स आ गए ये, ठीक है, ये वाटर के मोल हो गए। अब इसमें रख दिया हमने, तो 0.040 n इथेनॉल बटे n इथेनॉल प्लस 500/9, ठीक है ना। अब इसका इसके नीचे 1 रख लिया, इसको हम जब सरल करेंगे, ठीक है ना, तो देखो इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 1 × n इथेनॉल बराबर 0.040 और ये हो गया n इथेनॉल प्लस 500/9। तो देखो ये 0.40 एथेनॉल इससे इसी तरफ आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो n इथेनॉल अगर आप कॉमन लोगे तो 1 माइनस 0.040 और इधर क्या आ जाएगा 0.040 इंटू 500/9 और इसको जब घटाओगे तो ये आ जाएगा 0.960 n इथेनॉल बराबर 0.040 इंटू 500/9, ठीक है, इंटू 500/9। तो अब इसमें इधर n इथेनॉल अगर आप निकालोगे तो इसमें 0.960 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, 0.040 इंटू 500/9 इंटू 1/0.960। जब अपन को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है ना, तो ये आ जाता है 2.3148। तो ये किस में आए बताओ, ये एथेनॉल के मोल आ गए 1 लीटर में, है ना, तो मोल प्रति लीटर, तो यही क्या होती है, सांद्रता होती है ना, मोलरिटी बोलते हैं ना इसको। तो ये क्या हो गया 2.3148 m, है ना, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए इथेनॉल के किस में, 1 लीटर में, क्योंकि 1 लीटर से चले थे ना अपन सबसे शुरू में, 1 लीटर कंसीडर करके चले थे, है ना, तो ये 2.3148 m आ गया। इसका अगला क्वेश्चन है, एक कार्बन 12 परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा, है ना, तो हमको पता है देखो बेटा कि एक मोल का द्रव्यमान कितना होता है, 12 ग्राम होता है कार्बन में, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया देखो कि अब ये क्या पूछ रहा है, एक कार्बन परमाणु का, तो एक मोल में कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स अगर हैं कार्बन के, तो उनका मास कितना है 12 ग्राम, और एक का पूछ रहा है, तो इसलिए एक एटम का कितना हो जाएगा 12/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स हो गया। अब जब 12 में 6.022 का जब आप भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.9927, है ना, तो ये आ गया 1.9927 इंटू 10⁻23 ग्राम्स, ठीक है ना, यही इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। अच्छा बेटा, अब इसके अगले क्वेश्चन वो हम इसमें से मैं बुक में से देख के बताऊंगा आपको, है ना, यानी बुक में ही सॉल्व करा देता हूँ आपको इन क्वेश्चंस को मैं। देखो ये है आपका, इसमें निम्नलिखित परिकलनों के उत्तर के कितने सार्थक अंक होंगे। अब ये कह रहा है कि इसमें सिग्निफिकेंट जो फिगर्स होंगी वो कितनी होंगी, ठीक है ना, ये हमको निकालना है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी। तो देखो फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन में जो है ना, इसमें ये देखते हैं हम कि कितने हैं, देखो इसमें 0.02856 298.15 है ना, ये और ये, तो इसमें सबसे कम जो है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर किस में है ना, ये देखेंगे हम इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है। देखो इसमें देखो ये 0 नहीं आएगा, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, इसमें 5 हो गई, इसमें 3 हो गई और इसमें 4 हो गई, तो ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम किस में है, इसमें है 0.112। तो कितनी जो आंसर आएगा इसका कैलकुलेशन का जो आंसर निकलेगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, 3 होंगी, तो 3 आंसर आ गया इसका, समझ गए ना बेटा, ठीक है ना, कि मल्टीप्लिकेशन में क्या देखते हैं कि जो गुणा हम कर रहे हैं उनमें से जिस
संख्या में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर उसके आंसर में होंगी, है ना। अच्छा, अब ये देखो, ये 5 × 5.364, अब उसको ऐसे मत समझ जाना कि इसमें खाली एक ही है ये, है ना, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 4 है तो एक आएगा आंसर में, एक सिग्निफिकेंट, नो, ये इसका 5 बार गुणा है ये, है ना। तो ऐसे समझो, ये 5 गुणा 5.364 का मतलब क्या हो गया, 5.364 5 बार जुड़ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये 5 बार जुड़ रहा है, तो आंसर में भी वही 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगी, है ना, क्योंकि ये 5 से मल्टीप्लाई, यानी सेम संख्या, यानी ऐसे समझो 5.364 5 बार रीडिंग आ रही है इसकी, ये ठीक है ना। तो इसमें भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। अच्छा, अब इसमें देखो जो एडिशन होता है, एडिशन में ये देखते हैं कि डेसिमल पॉइंटों को देखते हैं हम, कि जितने डेसिमल पॉइंट हैं उन मिनिमम जो डेसिमल पॉइंट है उतने ही डेसिमल पॉइंट का सिग्निफिकेंट फिगर आंसर आएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें डेसिमल पॉइंट कितने, 1 2 3 4 डेसिमल डिजिट्स हैं, इसमें भी 4 हैं, और इसमें भी डेसिमल की कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। ऐसे नहीं देखेंगे कि भाई इसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखेंगे हम, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 3 है। लेकिन एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में हम क्या देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो इसमें 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें 4, तो जो आंसर आएगा उसमें भी कितनी डेसिमल की कितनी डिजिट्स होंगी, 4 ही होंगी, ठीक है ना। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई इसके अंदर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, इसमें भी 4 हो गई और इसमें 3 हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाता है। अच्छा, अब ये अगला क्वेश्चन देखें हम, ये एवरेज एटॉमिक मास निकालने का क्वेश्चन किया था अपन ने पहला। अब इसमें एवरेज मोलर मास निकालने का है। देखो ये आर्गन के 3 समस्थानिक दे रखे हैं, 36, 38 और 40। ये इनके समस्थानिक के मोलर मास दे रखे हैं और ये इनकी अबंडेंस दे रखी है, प्रचुरता, प्रकृति में कितनी प्रचुरता के पास साथ मिलते हैं ये। तो अपन कैसे करते हैं, देखो इसको इससे गुणा किया बटे 100 प्लस इसको इससे गुणा किया बटे 100, इसको इससे गुणा किया बटे 100, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, इनको तीनों को फिर जोड़ देंगे, तो उससे जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकल जाएगा, उसका मोलर मास निकल जाएगा। तो देखो मैं इसमें यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ। 1.32 क्वेश्चन है ये, कौन सा है, 1.32। तो इसमें देखो ये कितना था, 35.96755, इसकी प्रचुरता कितनी है, 0.337 बटे क्या आ जाएगा 100 प्लस, है ना। फिर अगला क्या था, 37.96272, इसकी प्रचुरता कितनी है, 0.063 बटे 100 प्लस अगला क्या है 39.9624, इसकी प्रचुरता कितनी है 99.600 बटे 100, ठीक है ना। इन तीनों को जब देखो ये और इन तीनों को कैलकुलेट करके जब इनको प्लस कर दोगे, ठीक है ना, तो इसका क्या निकल जाएगा, इसका अपने को जो एवरेज मोलर मास है वो निकल जाएगा और वो आ जाता है, जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाता है 0.121। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.024, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 39.802 और जब इन तीनों को जोड़ोगे आप तो ये आ जाएगा 39.947। ये आपका एवरेज मोलर मास इसका आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1.33, 33 नंबर का क्वेश्चन है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं यहीं समझा देता हूँ आपको। देखो निम्नलिखित में से प्रत्येक में परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है ना, कितने एटम्स होंगे, 52 मोल आर्गन, है ना। तो हमको सीधा सा पता है कि 1 मोल कोई भी चीज़ हो तो उसमें कितने होते हैं, 6.022 × 10⁻23 होते हैं। अब ये क्या कह रहा है, 52 मोल कह रहा है, तो 52 मोल में कितने होंगे, इसको 52 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया इसका फर्स्ट का। तो फिर देखो सेकंड है 52 यू हीलियम। तो देखो याद करो हीलियम का क्या होता है, 2He4, है ना, या इधर लिख लो 4 को, ठीक है। तो 2 तो परमाणु क्रमांक होता है, 4 क्या होता है इसका परमाणु भार। तो इसका मतलब 4U तो 1 एटम का भार हो गया और 1 मोल का भार कितना हो जाएगा, 4G हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारे 1 एटम का 4U होता है,
एक हीलियम एटम का कितना होता है 4u। अब ये कितना कह रहा है 52u, तो 4u में एक है तो 52u में कितना आ जाएगा, कितने एटम हो जाएंगे, 52u में किसका भाग दे दो, 4u का भाग दे दो, तो कितने आ गए 13 एटम आ गए। तो इस 52u में कितने एटम्स होंगे, 13 एटम होंगे, इसके अंदर 13 एटम होंगे। फिर है 52 ग्राम हीलियम, है ना, तो देखो अभी इसमें ग्राम दे रखा है, तो 4u में तो एक एटम होता है, और अगर 4g कर देंगे तो 1 मोल हो जाएंगे, है ना, तो 4g में कितना हो गया 1 मोल हो गया, है ना, 4g में तो कितना हो गया 1 मोल हो गया। अब ये कितना है 52g है, तो इसमें 52g में कितने हो जाएंगे बताओ, 13 मोल हो जाएंगे ना, 13 मोल, और 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स होंगे। तो ये तीसरा हो जाता है आपका, ठीक है। अच्छा, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो 1.34। अगला क्या कह रहा है, देखो एक वेल्डिंग गैस ईंधन में, एक वेल्डिंग ईंधन गैस में केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हैं, उसमें सिर्फ क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। इसके नमूने की कुछ मात्रा ऑक्सीजन से जलाने पर, है ना, ऑक्सीजन में जलाई वो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, 1.34, अच्छा 1.33 तो मैंने कर दिया आपको पे, उसी में कर दिया मैंने, 1.34 बताता हूँ आपको। तो ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो कितनी मिल रही है 3.38 ग्राम्स, है ना, और 0.690 जल के अतिरिक्त और कोई उत्पाद नहीं बनाती, है ना, और H2O ये कितना मिल रहा है 0.690 ग्राम्स, ठीक है ना। देखो एक वेल्डिंग ईंधन गैस में केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है, यानी सिर्फ C और H हैं। इसके नमूने की कुछ मात्रा को ऑक्सीजन में जलाया हमने, तो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिली और 0.690 क्या मिला, जल मिला। अब हमको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो देखो कार्बन से तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, और हाइड्रोजन से क्या मिल रहा है हमको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल मिल रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बन रहा है, जल बन रहा है, क्योंकि सिर्फ इसमें क्या कह रहा है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। इस गैस के 10 लीटर STP पर मापित, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप और दाब पर आयतन का भार 11.69 ग्राम पाया गया। तो इसकी ये 3 चीज़ निकालनी है, मूलानुपाती सूत्र, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास अणु द्रव्यमान, और अणु सूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये 3 चीज़ हमको निकालनी है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो कि अब इसमें क्या है, हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2 कितना होता है बेटा इसका, देखो मोलर मास देखें हम तो कार्बन का 12 और 2 इंटू 16, तो 16 दूना 32 और 12 कितने हो गए 44 ग्राम्स, ठीक है ना। कि जब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलती है तो कितने कार्बन से मिलती है बताओ, 12 ग्राम से मिलती है ना, क्योंकि 12 ग्राम जब कार्बन होता है ना, तो CO2 कितनी होती है 44 ग्राम CO2 होती है, ठीक है ना। या ऐसे कह सकते हैं जब 44 ग्राम CO2 है तो कार्बन कितना है 12 ग्राम है। अब यहाँ पे CO2 कितनी मिल रही है 3.38, तो 3.38 CO2 है तो कितना कार्बन होगा 12/44 गुणा 3.38, आया ना समझ में। इतने ग्राम्स क्या मिल जाएगी हमको, कार्बन मिलेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 12/44 तो इस और गुणा 3 आ जाएगा 0.9217 ग्राम्स। तो ये क्या आ गया, कार्बन आ गया, क्या आ गया, ये कार्बन निकल गया हमारे पास, है ना। ऐसे ही देखो इसका जल का देखें हम, H2O का कितना होता है 2 इंटू 1 प्लस 16 कितना हो गया 18, है ना। तो यानी 18 ग्राम H2O कब मिलता है, जब हाइड्रोजन कितनी होती है ना, H2 है तो 2 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया, कितना हो गया 2 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है 18 ग्राम H2O किससे मिलता है 2 ग्राम हाइड्रोजन से। तो अब हमको ये जल कितना मिल रहा है 0.690, है ना। तो 0.690 से कितनी हाइड्रोजन मिलेगी वो निकाल लेंगे। तो 0.690 ग्राम H2O से हमको यानी कितनी
हाइड्रोजन से मिलेगा वो, तो ये आ जाएगा 2/18 गुणा 0.690। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, इसमें इसका भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.0767 ग्राम्स। ठीक है, तो ऐसे समझो कि उस सैंपल के अंदर इतना तो कार्बन है और इतनी हाइड्रोजन है। ठीक है ना, तो कार्बन, और ये कह रहा है सिर्फ दो ही चीज़ें उसके अंदर, कार्बन है और हाइड्रोजन है ना। तो अब हमने ये जो सैंपल है, ठीक है ना, इसके अंदर कार्बन निकल गया हमारे पास में, और क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया। अब इनका परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन उस सैंपल के अंदर कितना है, तो देखो बेटा टोटल तो कितना हो गया 0.9217 और 0.0767 को जब अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो C प्लस H को जब दोनों को जोड़ा तो 0.9217 प्लस 0.0767, जब इन दोनों को जोड़ देते हो तो ये आ जाता है 0.9984 आ जाता है ना। अब इसका परसेंटेज कार्बन कितना है, इसमें इसका भाग दे देंगे, तो 0.9217 में किसका भाग दे दिया, 0.9984। ठीक है ना, तो जब इसका भाग देते हैं हम तो और किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, है ना, परसेंटेज निकल जाएगी ना, परसेंटेज कंपोजिशन। तो ये कार्बन आ जाता है 92.32 परसेंटेज आ गया, है ना। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी हो गई, ये कितना था हाइड्रोजन का, ये रहा 0.0767 बटे टोटल कितना था, ये रहा 0.9984 गुणा 100। ठीक है ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7.68% आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, 7.68%। ठीक है, अब अगर आप 100 ग्राम सैंपल लेते हो, 100 ग्राम सैंपल में कार्बन कितना हो गया बताओ, कार्बन हो गया 92.32 ग्राम्स, और 100 ग्राम सैंपल में अगर आप हाइड्रोजन लेते हो तो हाइड्रोजन कितनी मिल गई, 7.68 ग्राम्स। हाइड्रोजन कितनी मिल गई, 7.68 ग्राम्स। अब इसके मोल बना लेंगे और इसके मोल, अब वही सेम चीज़ आ गई, पहले जो क्वेश्चंस करे थे ना आपने मूलानुपाती सूत्र वाले, है ना, कि परसेंटेज कंपोजिशन से हम फिर क्या निकाल सकते हैं, वो क्या नाम, मूलानुपाती सूत्र, और वो निकाल सकते हैं। तो अब इसके नंबर ऑफ मोल्स कर लिए और इसके नंबर ऑफ मोल्स कर लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन ये कितने हो गए, 92.32, है ना, और इसमें कितना होता है कार्बन का, 12। ठीक है ना, 92.32 में जब आप किसका भाग दोगे, एक सेकंड बेटा, है ना, देखो ये 92.32, हाँ ठीक है ना, 12 का इसमें भाग दो तो ये कितना आ जाएगा आपका, 92.32 में जब आप 12 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 7.69। कितना आ गया, 7.69 के आ गए मोल्स आ गए। ठीक है ना, वही मूलानुपाती सूत्र वाला। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपने निकाले, तो हाइड्रोजन का कितना था, ये रहा 7.68, है ना, 7.68 में इसका 1 का भाग देंगे अपन। ठीक है, तो क्या आ गया, वही 7.68 मोल्स आ गए। ठीक है ना, अब इनका सिंपल रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन अनुपात नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, अनुपात निकाला आपने, तो सेम अनुपात आ रहा है ना, 7.69 अनुपात 7.68, तो लगभग 1:1 आ रहा है। तो इससे मूलानुपाती सूत्र निकल गया। तो ये क्या आ गया, CH, मूलानुपाती सूत्र क्या आ गया, CH, C1H1 हो गया, नहीं हो गया, तो C1H1 का मतलब क्या हो गया, CH हो गया। ठीक है, अब याद करो एक सेकंड चीज के लिए, तो ये तो फर्स्ट चीज आ गई, इसके लिए क्या निकालते हैं, एक N निकालते हैं हम। तो N क्या होता है, मोलर मास बटे मूलानुपाती सूत्र मास। ठीक है ना, तो
अब अपन क्या निकालेंगे, इसका मोलर मास निकाला। अब मोलर मास के लिए देखो दूसरी चीज़ दे रखी है इसने हमें, मोलर मास के लिए क्या दे रखा है, ये रहा कि 10 लीटर एसटीपी पर उसका भार कितना है, 11.69 ग्राम है। तो देखो 22.4 लीटर के निकाल लेते हैं तो वो मोलर के लिए निकल जाता ही निकल जाता है, क्योंकि एक मोल का जो है ना आयतन कितना होता है एसटीपी पर, 22.4 लीटर होता है, ठीक है ना। तो 10 लीटर पे कितना है, 11.69 ग्राम है, तो 22.4 पे कितना होगा, 11.69 बटे 10 गुणा 22.4, तो उससे क्या निकल जाएगा, मोलर मास निकल जाएगा, है ना। तो इसका मोलर मास कितना हो गया, ये कह रहा है 10 लीटर का तो कितना है 11.69 ग्राम से, तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा 11.69 बटे 10, और 22.4 लीटर का कितना हो जाएगा, इसको 22.69 बटे 10 गुणा 22.4, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग 26 ग्राम आ जाता है, कितना आ जाता है 26 ग्राम्स आ जाता है। अब आप वो निकाल सकते हो एन, है ना। एन क्या होता है, मोलर मास बटे मूलानुपाती, एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो मोलर मास कितना है 26 ग्राम, और एम्पिरिकल फार्मूला मूलानुपाती सूत्र मास कितना जाएगा 12 + 1, 12 1 कितना हो गया 12 + 1, सी एच का, तो सी का तो हो गया 12, 12 1 कितना हो गया 13, तो ये आ गया 2 आ गया, 26 में 13 का भाग देंगे तो 2 एन। तो अब इसका क्या निकल गया, आपका वो निकल गया सूत्र जो है ना, अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो क्या हो गया बच्चों, सी एच और एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सी एच और एन कितना है 2, तो क्या आ गया C2H2, ठीक है ना। तो ये एसिटिलीन गैस होती है जिसको एथाइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एथाइन गैस का निकल के आ जाता है। अब इसका ये 1.35 क्वेश्चंस करते हैं। 1.35 देखो क्या कह रहा है ये, CaCO3 जलीय HCl के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट जब जलीय HCl के साथ अभिक्रिया करता है ये, है ना, तो CaCl2 बनता है और CO2 बनता है। तो ये दे रखा है हमको, देखो ये एक रिएक्शन दे रखी है CaCO3, है ना, ये एक रिएक्शन दे रखी है मुझे, मैं लिख देता हूँ CaCO3 प्लस ट्वाइस HCl, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, है ना। ये मैंने इनकी जो अवस्थाएं वो छोड़ दी हैं एक बार, है ना। अब ये कह रहा है कि 0.75 mHCl के 25 ml के साथ पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए CaCO2 की कितनी मात्रा की ज़रूरत होगी, कितना 0.75 mHCl के कितने 25 ml के साथ कितना क्या चाहिएगा, CaCO3 चाहिएगा, ये पूछ रहा है। तो देखो अब इससे जो है ना आप निकाल सकते हो, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है ना। इसका मतलब क्या है, देखो कि इसके 1 मोल और इसके 2 मोल जब अभिक्रिया करते हैं तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल क्या मिलता है, जल हमको मिलता है ना। तो इनमें रिलेशन क्या आ गया, 1 मोल 1 और 2 मोल का रिलेशन आ गया, ठीक है। नहीं, इसके 1 मोल के लिए इसके कितने चाहिए, 2 मोल चाहिए। अब ये कह रहा है कि 0.75 mHCl के 25 ml लिए आपने ना, तो उसके लिए कितनी CaCO3 की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। अब इसमें देखें बेटा कि CaCO3 का अपन मोलर मास निकाल लेंगे और 2HCl का भी क्या निकाल लेंगे, हम मोलर मास निकालेंगे। तो देखो CaCO3 का कितना होता है, CaCO3 कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 और 16 3 48, तो ये 100 आ जाता है। तो इसका हो गया 100 ग्राम, है ना। फिर ये क्या है HCl, ठीक है ना, तो 2HCl है, तो 2 और HCl का कितना होता है, देखो HCl का हाइड्रोजन का 1 और ये कितना हो गया 35.5, तो कितना आ गया 36.5, ठीक है ना। ये कितना आ गया 36.5, तो ये हो गया 36.5। तो एक तरह से 100 ग्राम, और इसको जब 36.5 को जब आप 2 से गुणा करोगे, ठीक है ना, तो ये 73 ग्राम आ जाता है, कितना 73 ग्राम्स आ जाता है। इसका मतलब ये है देखो कि 73 ग्राम अगर HCl ले रहे हो तो उसके लिए 100 ग्राम आपको कैल्शियम कार्बोनेट चाहिएगा, ठीक है ना।
अब ये कह रहा है कि हमारे पास ये है, अब इसको देखो, ये थोड़ा सा इसने ऐसे दे रखा है कि 0.75 MHCl के 25 ml लिए, तो इसका हम निकालेंगे। अब 0.75 है ना MHCl के 25 ml में कितना ग्राम होगा ये निकाल लेते हैं। तो देखो हमको पता है कि HCl का कितना है 1 + 35.5 है ना, तो ये कितना हो गया 36.5। तो 36.5 ग्राम अगर HCl को 1 लीटर में घोला जाए है ना, 36.5 ग्राम HCl को किस में 1 लीटर में अगर घोला जाए तो 1 m बनता है कि नहीं बनता है? कैसा सॉल्यूशन बन जाता है? हमको 1 m सॉल्यूशन मिल जाता है। अब ये कह रहा है 0.75 है ना, तो 1 m के लिए तो कितना चाहिए 36.5 ग्राम चाहिए, तो 0.75 m के लिए कितना चाहिएगा बताओ, इसको 0.75 से गुणा कर दो तो ये इतने ग्राम्स आ जाएंगे, 36.5 ग्राम्स आ गए। ठीक है, अब इसके कितने 25 ml, अब ये तो कितने की बात हो रही है 1 लीटर की बात चल रही है ना, ये कितने की बात चल रही है 1 लीटर की। अब इसके 0.75 m के कितने 25 ml अगर आप लेते हो, ठीक है ना, तो ये अभी कितने में है 1 लीटर में है, और अब क्या कह रहा है ये 25 ml में है, तो इसको 0.75 गुणा 36.5 इंटू 25 ml बटे 1000 ml, क्योंकि 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 ml होते हैं। ठीक है ना, तो इससे ये निकल के आ गया कि 0.75 m HCl के क्या ले लिए आपने 25 ml लिए, तो इतने ग्राम्स आपके ये उसका वजन होगा, है ना। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, किसको कैलकुलेट करोगे, ये 0.75 इंटू 36.5 इंटू 1/4 है ना, ऐसे करोगे ना आप इसको, ठीक है, तो ये निकल के आ जाता है आपका 0.684 ग्राम्स। कितना आ गया 0.684 ग्राम्स, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो जब 73 ग्राम HCl है तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए आपको, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, है ना। अब ये कह रहा है कि 0.684 ग्राम से ही है, तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिएगा इसके अनुपात से निकाल सकते हैं, है ना। यानी जब 73 ग्राम HCl के लिए से कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए 100 ग्राम चाहिए। अब आपके पास कैल्शियम ये HCl कितना है 0.684 है, तो उसके लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए निकाल लेंगे। तो देखो चूंकि 73 ग्राम्स के लिए HCl के लिए CaCO3 कितना चाहिए 100 ग्राम्स चाहिए, तो इसलिए 1 ग्राम HCl के लिए कितना चाहिएगा बताओ 100/73, ठीक है। और इसलिए अब ये कितना है 0.684, तो ये 684 ग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0.75 m 25 ml HCl को कर रहा है ये, तो ये कितना आ जाएगा 100/73 गुणा 0.684, ठीक है ना। तो इतने ग्राम्स हमको क्या चाहिएगा CaCO3 चाहिएगा, और जब इसको आप सरल कर लोगे, ठीक है ना, इसको जब आप सरल करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.94, कितनी आ जाएगी 0.94 आ जाएगी। इतने ग्राम्स आपको कैल्शियम कार्बोनेट चाहिएगा, ठीक है। तो ये वो स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चंस हैं, ये कौन से हैं स्टोइकियोमेट्री। आसान था, बस इसकी बेटा थ्योरी समझ में आ जानी चाहिए कि ये आखिर ऐसा मतलब ये है क्या, इसको कैसे करना है हमें, ठीक है। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.36। प्रयोगशाला में क्लोरीन का विरचन, विरचन का मतलब होता है विरंजन चूर्ण होता है ना जैसे वो, यस वही है ब्लीचिंग। तो प्रयोगशाला में क्लोरीन का विरचन मैग्नीज डाइऑक्साइड को जलीय HCl विलयन के साथ अभिक्रिया द्वारा निम्नलिखित समीकरण के अनुसार किया जाता है। ये लेकिन यहाँ पे हो सकता है ये वो हो निर्माण, है ना। तो ये है 4HCl प्लस MnO2 से, यानी क्लोरीन कैसे मिल रही है, यानी HCl और MnO2 की अभिक्रिया से मिल रही है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, देखो 4HCl प्लस MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड से इससे क्या मिल रहे हैं 2H2O
प्लस MnCl2 प्लस Cl2। ठीक है, तो अब कह रहा है मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ HCl के कितने ग्राम अभिक्रिया करेंगे, है ना। 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ, किसके साथ, 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड है आपके पास, तो उसके साथ कितने ग्राम HCl अभिक्रिया करेंगे। ठीक है ना। तो देखो बेटा बहुत आसान है, तो ये क्या हो गया, देखो इसी से निकालते हैं। 4 मोल अगर HCl होंगे तो उनके साथ 1 मोल कौन अभिक्रिया करेगा, MnO2 अभिक्रिया करेगा, है ना। और 2 मोल H2O मिलेंगे, 1 मोल MnCl2 मिलेगा, 1 मोल और 1 मोल क्या मिलेगी, क्लोरीन मिलेगी हमको। ठीक है ना, 1 मोल हमको क्लोरीन मिलेगी। अच्छा, अब ये इसमें ग्राम्स में संबंध निकाल लो। HCl है ना, तो देखो HCl का निकाला, HCl का तो वही 1 + 35.5, तो कितना हो गया 36.5। तो इसके 4 मोल है ना, तो 4 × 36.5 ग्राम्स हो गया। MnO2 है ना, MnO2 का होता है मैग्नीज का, देखो यहाँ मैं निकाल देता हूँ, MnO2 मैग्नीज का जो परमाणु भार है वो होता है 54.94। ठीक है, प्लस O2 के 2 हैं, 2 × 16, तो इनको जब आप सरल करोगे तो यह आ जाएगा 86.94। तो ये है, एक ही मोल है तो 89.64 ग्राम्स, है ना। तो इसका मतलब देखो जब इसको 4 को 36.5 से गुणा, तो इतने ग्राम इससे अभिक्रिया करेंगे, 89.64 ग्राम किससे, MnO2 से अभिक्रिया करेंगे, तब हमको ये 1 मोल H2 मिलेगा, 1 मोल MnCl2 मिलेगा और 1 मोल क्लोरीन मिलेगी, है ना। तो हमसे तो अब ये पूछ रहा है, ये देखो कि 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ HCl के कितने ग्राम अभिक्रिया करेंगे। ये अगर 5 ग्राम है ना, MnO2 कितना है, 5 ग्राम है, तो ये कितना चाहिए, बस सिंपल अनुपात वाली कि देखो जब इतना है तो इतना चाहिए, है ना। तो अब कह रहा 5 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा, तो बस सिंपल है कि इतने ग्राम्स के लिए इतने ग्राम चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए वो निकाल लो, 5 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 5 ग्राम से गुणा कर दो, सिंपल बिल्कुल। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे कि 89.64 ना, 89.64 ग्राम्स MnO2 के लिए कितनी क्या चाहिए, HCl कितना चाहिए, 4 × 36.5 ग्राम्स चाहिए, है ना। 1 ग्राम MnO2 के लिए कितना चाहिए बताओ, 1 ग्राम MnO2 के HCl कितना चाहिए, 4 × 36.5 बटे 89.64 का भाग दे दिया, है ना। इसलिए अब 5 ग्राम के लिए पूछ रहा है, 5 ग्राम के लिए निकाल दो। 5 ग्राम MnO2 के लिए कितना ग्राम HCl चाहिएगा, इसको गुणा 5 से कर देंगे, 4 × 36.5 बटे 89.64 × 5, और जब इसको आप सरल करोगे तो ये लगभग 8.40 आ जाएगा, 8.40 ग्राम्स, है ना। देखो सिंपल बिल्कुल। इस तरह से आपकी ये प्रश्नावली के आंकिक प्रश्न समाप्त हो गए। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, है ना। तो बेटा देखो बस यही है, थ्योरी को दिल से पढ़ो, बहुत अच्छी तरह से आराम से समझ के एक एक लाइन को पढ़ो बड़े प्यार से। ठीक है, जब आपकी थ्योरी स्ट्रांग हो जाएगी तो फिर आपसे न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे, और फिर एक बार आपने थ्योरी अच्छी तरह से करने के बाद न्यूमेरिकल कर लिए तो फिर आपकी थ्योरी और स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा आराम से पढ़ो इनको, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे मत कूदो, ठीक है ना, नहीं तो निराशा हाथ लगेगी फिर हमें। ठीक है, आराम से एंजॉय करते हुए। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।